हेलो वाईटी फैमिली, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सही और स्वस्थ होंगे। चलिए चलते हैं हम अपने अध्याय की तरफ। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर के हिस्ट्री का पूरा सिलेबस पढ़ चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वहाँ पर अपलोड किया गया है। इस अध्याय में हम लोग चैप्टर 1 के बारे में देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। चैप्टर 1 में हमें भारतीय इतिहास के स्रोतों का सर्वेक्षण पढ़ना है और प्राचीन भारतीय इतिहास के कुछ विभिन्न स्रोत पढ़ने हैं। तो आगे बढ़ते हैं कि इस चैप्टर का टॉपिक क्या क्या है जो हमको पढ़ना है। इस अध्याय में हमको प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ना है। प्राचीन भारत के इतिहास में जो स्रोत की स्थिति रही वो पढ़ना है। स्रोतों की अपर्याप्तता, स्रोत कहाँ पे प्राप्त थे, कहाँ पे प्राप्त नहीं थे, और भारतीय आद्य इतिहास, जो भारतीय आद्य इतिहास रहा है यानी प्राचीन इतिहास रहा है, उसके कुछ भौतिक अवशेष मिले हैं, भौतिक अवशेषों के बारे में पढ़ना है। फिर प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के विभिन्न स्रोत, ये हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। ये विभिन्न स्रोत जो हैं, इसमें एक साहित्यिक स्रोत आता है और पुरातात्विक स्रोत आता है। इन दोनों स्रोतों को हमको बहुत ही इम्पोर्टेंट मानकर पढ़ना है, क्योंकि इससे बीए में बहुत बार ही प्रश्न उठाए गए हैं और उम्मीद है कि इस बार भी उठाए जाएंगे। आगे चलते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास, स्रोतों की स्थिति के बारे में जाने हम लोग। अभी तक प्राचीन भारत के इतिहास के निर्माण के लिए पर्याप्त मात्रा में स्रोत उपलब्ध नहीं है। अतः अभी तक जो जितने भी स्रोत मिले हैं वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है। फिर भी कल्पना के आधार पर इतिहास लिखा जा चुका है, लगभग उसी के समीप में थोड़ा बहुत। और स्रोत ही वह आधार है जिनसे अतीत का पुनर्निर्माण किया जा सकता है। स्रोत वह आधार है जिसके आधार पर हम लोग अतीत, जो हमारा भूतकाल बीत चुका है, उसका हम लोग कल्पना कर करके वर्णन करते हैं कि ऐसा हुआ होगा या ऐसा था उस टाइम। जिस प्रकार किसी भी क्राइम में क्रिमिनल को सज़ा दिलाने के लिए हमें एक गवाह की ज़रूरत होती है, तो वह गवाह उस क्रिमिनल को सज़ा दिलाने के लिए एक स्रोत का काम करता है। उस गवाह की वजह से ही उसको सज़ा मिलती है। इसी प्रकार ये जो स्रोत होते हैं अतीत को लिखने के लिए, स्रोत बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। आगे चलते हैं। इतिहासकार ऐसे स्रोतों की खोज करके उनकी प्रामाणिकता और विश्वसनीयता का परीक्षण करता है। अब जो इतिहासकार होते हैं, जो पुरातात्विक होते हैं, जो इन सभी की खोज करते हैं, वो इनका प्रामाणिकता मतलब उनको प्रमाणिक भी करते हैं और साथ ही साथ सबको विश्वास दिलाते हैं। परीक्षण करके सबको विश्वास दिलाते हैं कि इतना पुराना रहा या उस समय का ऐसा स्थिति रहा, इन सब को बारे में बताते हैं। तथा इन्हीं स्रोतों के आधार पर भूतकाल की परिकल्पना की जाती है। जैसे कि हमने बताया कि इन्हीं स्रोतों के आधार पर हम लोग अपने भूतकाल, अतीत, बीते हुए अतीत के बारे में लिखते हैं। और जो लिखते हैं वो अत्यधिक निकट नहीं होता, जो सत्य के अत्यधिक निकट नहीं होता, क्योंकि उस टाइम पीरियड में क्या चल रहा था, क्या होगा, ये तो नहीं बता सकते, लेकिन कुछ अवशेषों के अनुसार हम अनुमान लगा सकते हैं कि उस टाइम का पीरियड ऐसा रहा होगा। स्रोतों का पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होना, इस टाइम जो भारत का इतिहास है, स्रोत अभी ऊपर वाली लाइन में हमने पढ़ा था कि पर्याप्त मात्रा में स्रोत उपलब्ध नहीं है। तो जो पर्याप्त मात्रा में स्रोत उपलब्ध नहीं है, यही कारण है, यही एक बाधा बना हुआ है कि हम अपने प्राचीन भारतीय इतिहास का निर्माण अच्छे तरह से नहीं कर पाए हैं। और जो बीए के विद्यार्थी हैं उनको भी एक प्रकार से इसमें पढ़ने में बाधा आएगी, क्योंकि विद्यार्थियों के लिए भी एक बाधा का रूप है कि उस टाइम का पीरियड जो कुछ अवशेष मिले, कुछ नहीं मिले, तो उनके बारे में जानना और ना जानना, इन सभी बारे में। चलिए आगे चलते हैं। स्रोतों की अपर्याप्तता। स्रोतों की अपर्याप्तता में देखेंगे कि आद्य इतिहास, मतलब सबसे पहले प्राचीन इतिहास में देखते हैं कि स्रोत की अपर्याप्तता कैसे थी। आद्य इतिहास में प्राचीन भारत के इतिहास का आरंभ से लेकर, अब यहाँ पे दिया है कि जो प्राचीन भारत है वो आरंभ से लेकर के 1200 ईस्वी तक रहा है। आरंभ से लेकर के 1200 ईस्वी तक, या आप 1200 ईस्वी ना करके अगर आप 1206 ईस्वी कर लें तो कोई भी बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुनर्निर्मित अर्थात 4000 वर्षों के इतिहास का निर्माण एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण कार्य रहा है। कितने हजार वर्ष का? 4000 वर्ष का। अर्थात ये जो इतिहास पूरा लिखा गया वो 4000 वर्षों तक का लिखा गया है। और ये 4000 वर्षों का इतिहास लिखना कोई आम बात नहीं है, अर्थात बहुत ही महत्वपूर्ण बात रहा है, महत्वपूर्ण कार्य है कि 4000 वर्षों का कोई कार्य लिखा जाए।
आपको अगर आपके बारे में 1 साल के बारे में भी बता दिया जाए कि आप 1 साल अपने ही जीवनचर्या के बारे में लिखिए, तो आप उम्मीद करता हूँ कि कहीं न कहीं और कुछ न कुछ छोड़ देंगे अपने 1 साल के जीवनचर्या का। तो आप सोचिए कि जो इतिहासकार रहे होंगे वो 4 साल के इतिहास को कैसे लिखे होंगे। आगे बढ़ते हैं। इस संपूर्ण दीर्घकाल में हमें एक भी ऐसा ऐतिहासिक ग्रंथ प्राप्त नहीं है। अब इन्होंने कहा है कि इस संपूर्ण काल में भारत में ऐसा कोई एक ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं प्राप्त होता है कि जिसके आधार पर हम लोग वर्णन कर सकें, सटीक वर्णन कर सकें। जैसे कि उस टाइम में ना यूनान, रोम और चीन में प्राप्त था। यूनान और रोम और चीन में, इन सब में कोई ना कोई धार्मिक ग्रंथ या ऐतिहासिक ग्रंथ कुछ मिल जाते थे, परंतु भारत में ऐसा कुछ नहीं मिला जिसके आधार पर वर्णन करना और मुश्किल हो गया। इस अर्थ में प्राचीन भारत का इतिहास मिस्र तथा मेसोपोटामिया से मिलता जुलता। अब ऐसा माना जाता है कि जब कोई ऐसा ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं मिला, हमें पता नहीं चला, तो उस टाइम का जो सभ्यताएं थी, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, तो कुछ बता दिया गया कि इसी से मिलता जुलता भारत का भी भारत का भी वो जो काल रहा होगा, उस टाइम का टाइम पीरियड रहा होगा, इसी से मिलता जुलता रहा होगा। आगे देखते हैं। हाल ही के कुछ वर्षों में प्राचीन इतिहास का निर्माण पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर करने का अद्वितीय प्रयास किया गया था। अब कुछ अवशेष मिले थे और उनके आधार पर कुछ इतिहासकारों ने दोबारा इतिहास लिखने का प्रयास किया, परंतु वह असफल रहा। अवशेषों का संपूर्ण इतिहास का निर्माण नहीं कर सके, परंतु वो असफल रहा, क्योंकि कुछ अवशेष कहीं पर मिले थे और कुछ अवशेष नहीं मिले थे। इसलिए पूरी काल का एक विवरण तैयार करना असंभव था। इसीलिए जो भी इतिहासकार थे, पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर उन्होंने संपूर्ण वर्णन नहीं कर पाया। केवल कुछ साक्ष्य अधूरी घटनाओं का ही वर्णन करते थे, यानी कि जो कुछ साक्ष्य थे वो अधूरे ज्ञान देते थे। अब आप लोगों ने सुना होगा कि अधूरा ज्ञान विष के बराबर होता है, या अधूरा ज्ञान पाप को भागी बना देगा। इसीलिए पूरा ज्ञान लो, उसके बाद ही किसी को बोलो। तो यही बात यहाँ पे बताया गया कि जो साक्ष्य थे अधूरे साक्ष्य थे, और अधूरे साक्ष्य के आधार पर हम लोग आधा ही वर्णन कर पाएंगे, और आधा नहीं करेंगे तो वो जो छूटा रहेगा, आधा नहीं होगा, उसमें एक बाधा बना रहेगा। इसलिए कोई भी इतिहासकार अभी तक पूरा नहीं कर पाया है इतिहास का वर्णन। यही कारण है कि भारत के आदि इतिहास का वास्तविक निर्माण अधूरा रह गया। और जो आदि इतिहास रहा है, मतलब प्राचीन इतिहास, उसमें कल्पनाओं का अधिक यूज करके लिखा गया, परंतु जो वास्तविक निर्माण वह अधूरा रह गया है। आगे बढ़ते हैं। अब इतिहास के बारे में जानते हैं। इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास काल के स्रोत भी पर्याप्त नहीं है। प्राचीन भारत का जो इतिहास रहा है उसमें भी जो स्रोत प्राप्त नहीं थे, और हमें भारी संख्या में बौद्धिक और साहित्य ग्रंथ इस 2000 वर्ष की अवधि से प्राप्त होते हैं। यानी कि उस टाइम में हमें कोई भी स्रोत प्राप्त नहीं थे, परंतु बौद्धिक और साहित्य ग्रंथ, कुछ बौद्धिक ग्रंथ थे और कुछ साहित्य ग्रंथ लगभग 2000 वर्ष की अवधि पुराने, लगभग 2000 वर्ष बीत चुका था उन ग्रंथों को, ये कुछ अवशेष मिलते हैं। और हमें पता चलता है उसी टाइम पीरियड में कि ऋग्वेद संहिता लगभग 3000 वर्ष, एक ऋग्वेद संहिता ऐतिहासिक जो ग्रंथ है वो 3000 वर्ष, या उम्मीद लगभग में बताया गया है कि 3000, लेकिन हो सकता है कि वो उससे भी अधिक पुराना रहा हो, एक ग्रंथ प्राप्त होता है। इसके बाद ग्रंथों का अनावरत प्राप्त होना, यानी कि उसके बाद ऋग्वेद संहिता के बाद हमें ग्रंथों का मिलना शुरू हो गया कि 1-2 फिर करके ऐसे ऋग्वेद, सामवेद, ऐसे ग्रंथ कुछ मिलते चले आए जो मुख्य रूप से धर्म और दर्शन संबंधित थे। और जो ग्रंथ थे वह सब मुख्यतः धर्म पर बल दे रहे थे और दर्शन पर बल दे रहे थे। उनका अत्यधिक महत्व धर्म और दर्शन से रिलेटेड ही था। इनके अलावा नक्षत्र, भूगोल तथा अन्य विज्ञानों के ग्रंथ, राजनीतिक व प्रशासन के सैद्धांतिक ग्रंथ भी प्राप्त थे। इन ग्रंथों से भारतीय सभ्यता के बौद्धिक पक्ष पर प्रकाश पड़ता है। ये जो ग्रंथ थे, इन ग्रंथों से हमें भारतीय सभ्यता और बौद्धिक पक्ष पर, यानी कि भारत की जो सभ्यता रही, कल्चर रहा, उसके बारे में, और बौद्धिक पक्ष मतलब उस समय के बौद्ध धार्मिक चल रहा था, बौद्ध धर्म, उस पर प्रकाश पड़ता है। इसी प्रकार अत्यधिक उच्च कोटि के साहित्य, अब उच्च कोटि के साहित्य, संगीत, कला के ग्रंथों
उस समय साहित्य, संगीत, कला के ग्रंथों की भी रचना हुई। और लेकिन राजनीतिक इतिहास के कुछ ग्रंथ हमें प्राप्त नहीं होते हैं। इससे पता चलता है कि उस समय में जो धर्म को लेकर बहुत ही प्रबल ध्यान दिया गया था, परंतु राजनीतिक को लेकर कोई भी विशेष ध्यान नहीं दिया गया था। इस स्थिति में कहा जा सकता है कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के लिए तो प्रचुर मात्रा में सामग्री प्राप्त होती है हमें, परंतु राजनीतिक इतिहास की सामग्री पर्याप्त नहीं होती है। मतलब कि संस्कृति को लेकर, सभ्यता को लेकर और उस समय के आदि आर्थिक व्यवस्था को लेकर सभी चीज़ की हमें जानकारियाँ प्राप्त हो जाती हैं, परंतु उस समय के राजनीतिक इतिहास के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं होती है। आगे चलते हैं। इस स्थिति के लिए प्राचीन भारतीयों का मानव जीवन के प्रति दृष्टिकोण उत्तरदायित्व है। अब जो उस टाइम के मानव थे उनका दृष्टिकोण, अब इन्होंने उनके दृष्टिकोण को ठहराया है कि उनका दृष्टिकोण केवल और केवल धर्म को लेकर ही, मानवता को लेकर ही चलता था, लेकिन कोई भी राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखता था कि उस समय की राजनीतिक अवस्था क्या रही थी। यही दृष्टिकोण को उन्होंने उत्तरदायी माना है कि यही दृष्टिकोण मानव का था, जिसके कारण राजनीतिक व्यवस्था के बारे में हमें पता नहीं चल रहा है। और उन्होंने बौद्धिक और नैतिक पक्षों को अधिक महत्व दिया। जैसा कि हमने बताया कि उन्होंने बौद्धिक और नैतिक पक्षों को अत्यधिक महत्व दिया। महाभारत में कहा गया है, ये देखिए, अब यहाँ पर ये कोड आप लिखेंगे पेपर में, अगर आया तो आपको अत्यधिक नंबर मिलने का संभावना है, क्योंकि ये एक तथ्य है। महाभारत में कहा गया है कि ऐसी कोई प्राचीन कथा जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की शिक्षा मिले, उसे इतिहास कहते हैं। इस प्रकार इन चारों पुरुषार्थों को इतिहास का उद्देश्य बताया गया है। ये जो चारों पुरुषार्थ हैं इनको इतिहास का उद्देश्य बताया गया है। धर्म तथा नैतिक आदर्शों की स्थापना उनका उद्देश्य बन गया था। जैसे कि उस टाइम के लोगों का बस यही था कि धर्म और नैतिक आदर्शों की स्थापना करना है और बाकी कुछ नहीं। धर्म और नैतिक की स्थापना हो गई, उसके बाद राजनीतिक, आर्थिक क्या व्यवस्था थी उनसे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला था। बस उनका एक ही उद्देश्य था कि धर्म तथा नैतिक आदर्शों की स्थापना करना। भौतिक घटनाएं उनके लिए गॉड हो गई थी। जैसा हमने बताया कि उनके लिए भौतिक घटनाएं गॉड हो चुकी थी, अर्थात वह उन भौतिक घटनाओं पर ध्यान नहीं देते थे कि उस टाइम का भौतिक या राजनीतिक अवस्था क्या थी। स्वाभाविक था कि इस प्रकार की विचारधारा में राजनीतिक इतिहास अथवा क्रमबद्ध घटनाओं की उपेक्षा की गई। और उस टाइम जो राजनीतिक इतिहास था और क्रमबद्ध जो घटनाएं हो रही थी उन सब की उपेक्षा किया गया कि वो सब फालतू है या कोई काम का नहीं है, केवल और केवल धर्म, नैतिक आदर्शों का ही बहुत ही महत्व है। तो ये कुछ बात है। आगे चलते हैं। भारतीय आद्य इतिहास। अब देखते हैं कि भारतीय आद्य इतिहास का जो भौतिक अवशेष था उसके बारे में जानेंगे हम लोग। आद्य इतिहास को जानने के प्रमुख साधन भौतिक अवशेष हैं। आद्य इतिहास को जानने के लिए, किसी भी इतिहास को जानने के लिए हम सबसे पहले उसके स्रोतों का ही अध्ययन करते हैं, तभी जान पाते हैं कि उस समय की अवस्था क्या थी। तो जो ये आद्य इतिहास को जानने के लिए प्रमुख साधन भौतिक अवशेष हैं, जो बड़ी संख्या में भारत में उपलब्ध हैं, और ये जो है भारत में बहुत ही बड़ी संख्या में उपलब्ध है। अब जैसे हम बताते हैं कि दक्षिण भारत तथा पूर्वी भारत में मंदिर और विहारों के अवशेष प्राप्त होते हैं। हमें दक्षिण भारत में और पूर्वी भारत में मंदिरों के और विहारों के अवशेष प्राप्त होते हैं। भारत के विभिन्न भागों में अनेक टीले पाए जाते हैं। अब भारत के कहीं कहीं इस स्थानों पर कुछ टीले पाए गए हैं और उन टीलों के नीचे कुछ बस्तियों का अवशेष भी मिलता है। यानी कि मान लीजिए ये धरातल है और यहाँ पर कुछ बड़ा सा टीला बना हुआ है, मतलब ये भी पूरा ज़मीन है, इस पे घर सर जो भी होंगे वो होंगे, और उनके नीचे वाले में बस्तियों का, छोटी छोटी बस्तियाँ थीं, छोटी छोटी बस्तियों का भी अवशेष हमें मिला है इन जगह पर बस्ती, और ये जो टीला था और जाने आने का रास्ता बना हुआ था ऐसे। तो हम पाते हैं कि कुछ बस्तियों के भी अवशेष पाए गए हैं। इन टीलों को 3 भागों में विभाजित किया गया था। अब जो ये टीले हैं बड़े वाले, ये जो बड़े वाले टीले होते हैं इनको 3 भागों में विभाजित किया गया था। कौन कौन से भाग में विभाजित किया गया था? प्रथम,
सांस्कृतिक टीले जिनमें मात्र एक संस्कृति ही पाई जाती, जैसे कि चित्रित धूसर भांड संस्कृति। अब ऐसा यहाँ पर टीला बनाया गया है कि यहाँ पर केवल एक ही संस्कृति के लोग रहेंगे, या तो वो धूसर हो, या तो भांड हो, या तो चित्रित हो, कोई भी एक ही संस्कृति। अब द्वितीय मुख्य सांस्कृतिक टीलों की एक संस्कृति की प्रधानता रहती थी। अब दूसरा जो टीला था उसमें केवल एक संस्कृति की प्रधानता रहती थी, बाकी संस्कृतियां रहती थी, परंतु एक ही संस्कृति, कोई एक संस्कृति की प्रधानता अधिक रहती थी। इसके अतिरिक्त वहाँ पूर्व और परवर्ती कालों की संस्कृतियां भी रहती थी। जैसा मैंने बताया कि वहाँ पे बहुत सारी संस्कृतियाँ रहती थी, परंतु उसमें किसी एक संस्कृति का महत्व अत्यधिक रहता था। और पहले वाले में क्या था कि कोई एक ही संस्कृति रहती थी और बाकी कोई संस्कृति नहीं रहती थी। और दूसरे वाले में कई सारी संस्कृतियां थी, मतलब कई नहीं, वही जो मतलब मुख्य संस्कृति के क्या था, पूर्व और पूर्ववर्ती संस्कृति जो काल थे उनके संस्कृतियां रहते थे। और तीसरा में है कि बहुसांस्कृतिक टीले जिनमें अनेक संस्कृतियों के स्तर पाए जाते हैं। और तीसरे में बहुत सारी संस्कृतियां पाई गई हैं। और पता चलता है कि टीलों की खुदाई दो प्रकार से की जाती थी। अब आगे बढ़ते हैं कि टीलों की खुदाई दो प्रकार से की जाती थी, एक क्षैतिज और एक लंबवत। एक क्षैतिज खुदाई की जाती थी, एक लंबवत खुदाई की जाती थी। प्रायः जो खुदाई करते हैं या इतिहासकार जो अवशेषों को खोद कर निकालते थे, खनन करके निकालते थे, वो लंबवत खुदाई का ही सहारा लेते थे। प्रायः लंबवत खुदाई की जाती थी। आगे बढ़ते हैं। उत्खनन से प्राप्त भौतिक अवशेषों का परीक्षण किया जाता था। अब उत्खनन अर्थात उत्खनन का मतलब इसमें देखिए खनन शब्द आया है, तो आप इससे समझ सकते हैं खनन करना मतलब खनना। अगर आप लोग गांव या देहात के बच्चे होंगे तो आप जानते होंगे कि मिट्टी खन रहा है, तो मिट्टी खन रहा है मतलब कि खनना मतलब उसको गड्ढा करना, खोद कर निकालना। तो ये होता है उत्खनन, मतलब उसको खनना। और खनने के बाद जो प्राप्त होता है अवशेष, उसको परीक्षण कर इस संपूर्ण कार्यविधि, अब उसका परीक्षण करता था खनने के बाद। और जो संपूर्ण कार्यविधि थी वो ये है कि संवेषण, उत्खनन, फिर परीक्षण को प्रत्युत्पत्ति कहा जाता है। अब उसका पहले सब संवेषण करते हैं, फिर उसके बाद उत्खनन, उसको खोद कर निकालते हैं, फिर परीक्षण कर अब परीक्षण कर उसे प्रूफ कर देते हैं कि ये चीज़ रहा है इस समय कल का। परीक्षण में रेडियो कार्बन, आपको अब ये नहीं समझ में आता होगा कि अगर कोई भी वस्तु हम लोग खोज कर निकाल दिए, मान लेते हैं कि कोई एक कॉइन निकल गया, सिक्का निकल गया पुराने ज़माने का, तो हम लोग को कैसे पता चलेगा? मान लीजिए कॉइन निकला, हम लोग कैसे जानेंगे कि उस टाइम पीरियड का है ये? हम लोग को कैसे पता चलेगा कि ये जो सिक्का है उसी टाइम पीरियड का है? तो इसके लिए हम लोग एक रेडियो कार्बन पद्धति के द्वारा ही काल निर्धारण करते हैं। एक रेडियो कार्बन पद्धति होती है जिस परीक्षण में यूज करते हैं इसका, कि जिससे हमें उस वस्तु की काल का पता चलता है। इसमें ऐसा होता है ना कि जो रेडियो कार्बन जो होता है प्रत्येक वस्तु में उपस्थित होता है, और वो उसकी मृत्यु के बाद, अर्थात अगर जीव में है, प्राणी में है, तो वो उसकी मृत्यु के बाद धीरे धीरे घटना शुरू कर देता है। और अगर किसी वस्तु में है तो वो सर्वमान उपस्थित रहेगा, परंतु वह धीरे धीरे क्षीण होता जाएगा। तो वो जितना भी क्षीण होगा, जितना अधिक क्षीण होगा, वो उतना ही पुराना रहेगा। ये जितना अधिक क्षीण रहेगा वह उतना ही पुराना रहेगा माना जाएगा। तो इसी के आधार पर यहाँ पर उसका काल निर्धारण किया जाता है। इस प्रकार के टीलों की खुदाई पश्चिमोत्तर भारत में हुई है। अब जो ये कुछ टीले मिले थे तो वो पश्चिमोत्तर भारत मतलब कि ये रहा हमारा पश्चिम और ये रहा उत्तर, यानी कि इस इलाके में, भारत के इस इलाके में हमें मिला है। कुछ अवशेष ऐसे टीलों के मिले हैं जहाँ ऐसे नगरों का पता चलता है जो 2500 ईसा पूर्व, यानी कि 2500 बीसी पूर्व 2500 ईसा पूर्व पहले बसाए गए थे। और उन सभी का पता कैसे चला? तो वहाँ पे जो उपस्थित कुछ ईंटें मिले होंगे, कुछ कॉइन मिले होंगे, या कुछ अवशेष मिले होंगे
बस्ती के, तो वहाँ पर उनका अवशेष जो मिला उसका परीक्षण किया गया रेडियो कार्बन की सहायता से। परीक्षण कर बताया गया कि वो 2500 वर्ष पुराने हैं। अब खुदाई से दक्षिण में महापाषाण स्मारकों को लौह युग का पाया गया है। अब जो खुदाई हुआ उसमें एक महापाषाण स्मारक मिला, जो कि पता चलता है कि लौह युग का पता पाया गया है, लौह युग का पाया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब इसी प्रकार देखिए, जलवायु वनस्पति को जानने के लिए उस समय के जो बहुत ही पेड़ पौधे थे उसके अवशेष बचे होंगे, उनका परीक्षण किया गया, तो पता चला कि ये उस काल के हैं या उस टाइम पीरियड के हैं। इसी तरह राजस्थान और कश्मीर में लगभग 7 या 6 हज़ार ईसा पूर्व पहले का, राजस्थान और कश्मीर में लगभग 7 या 6 हज़ार ईसा पूर्व पहले की कृषि पद्धति का प्रचलन का पता चलता है हमें। उस समय जो ऐसे कुछ साक्ष्य मिले कि कश्मीर और राजस्थान में कृषि पद्धति जो थी प्रचलित थी, और धातु के कुछ अवशेष मिले जो कि धातु विज्ञान की स्थिति को ज्ञात करते हैं। और इसी प्रकार जो होता है कि पशुओं की स्थिति से हमें, मतलब पशुओं की जो अस्थियां थी, कंकाल था, उसका परीक्षण करने से पता चलता है कि वो इतने पुराने थे और वो उसके अमुक काल में पशुपालन, मतलब उस टाइम की जो थी पशुपालन की पद्धति प्रचलित थी या नहीं थी, इसके बारे में पता चलता है अथवा नहीं भी पता चलता है। तो इन सब का सर्वेक्षण का हमें पता कर उनका वर्णन करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, हमारा ये रहा इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। अब यहाँ से हमारा इम्पोर्टेंट अध्याय शुरू होता है, प्राचीन भारतीय इतिहास के जानने के विभिन्न स्रोत। प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोतों को मुख्य 2 भागों में विभाजित किया गया है। प्राचीन भारत का इतिहास जो है, प्राचीन भारत का जो इतिहास है उसको 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है पुरातात्विक और दूसरा होता है साहित्यिक। एक होता है पुरातात्विक, एक होता है साहित्यिक। अब इसमें देखिए, साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत धार्मिक साहित्य एवं धर्मनिरपेक्ष साहित्य आते हैं। जो साहित्यिक स्रोत है उसमें हम लोग कुछ धार्मिक साहित्य के बारे में पढ़ेंगे और कुछ धर्मनिरपेक्ष साहित्य यानी कि लौकिक साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। आगे देखते हैं। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत, अब जो धार्मिक साहित्य है, ये धार्मिक साहित्य इसके अंतर्गत आता है जैन धर्म, बौद्ध धर्म और ब्राह्मण ग्रंथ। कुछ इस धार्मिक साहित्य के नाम से ही हमें पता चल जाए कि कुछ धर्म से रिलेटेड होगा। तो इसमें जैन धर्म आएगा, बौद्ध धर्म आएगा और कुछ जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जबकि धर्मनिरपेक्ष साहित्य के अंतर्गत क्या आता है, लोक साहित्य और विदेशी यात्रियों के विवरण, यानी कि कुछ लोक साहित्य आएंगे, लोगों द्वारा किए गए कारनामे, और विदेशी जो यात्री आए थे भारत में, उन्होंने भारत का जो वर्णन किया उनके बारे में। इसी प्रकार जो पुरातात्विक स्रोत होते हैं उसके अंतर्गत हम लोग अभिलेख के बारे में पढ़ते हैं, मुद्राओं के बारे में पढ़ते हैं और स्मारक के बारे में पढ़ते हैं, और कलाकृतियाँ, जो उस टाइम की कलाकृतियाँ रहीं उनके बारे में पढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहला टॉपिक हमारा आता है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत के बारे में जानते हैं। साहित्यिक स्रोत में हमें दो भाग पढ़ने थे। पहला कि एक धार्मिक ग्रंथ, तो अब धार्मिक ग्रंथ पे आते हैं। धार्मिक ग्रंथ में क्या है, प्राचीन भारत का अधिकांशतः धार्मिक जो साहित्य धार्मिक ही है। धार्मिक ग्रंथ में जो प्राचीन भारत का जो अधिकांशतः साहित्य था वो धार्मिक ही है, क्योंकि वो पहले धर्म पर ही और नैतिकता पर ही बल दिया गया था, ना कि राजनीतिक से रिलेटेड कोई भी बल दिया गया हो। और इसका दोष था कि वो जो मानव की दृष्टि थी वही धर्म और नैतिकता को ही बहुमूल्य मानती थी या उसको ही प्रेरणादायक मानती थी, इसीलिए साहित्य जो था उस टाइम पीरियड का वो धार्मिक ही था। इसका कारण यह है कि प्राचीन भारत में धर्म का व्यापक प्रभाव था। इससे यह भी सिद्ध होता है कि उस टाइम धर्म का जो व्यापक प्रभाव था, उस टाइम धर्म का बहुत व्यापक प्रभाव था। इन धार्मिक ग्रंथों में इतिहास से संबंधित राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक सामग्री भी प्राप्त होती है। अब ये जो ग्रंथ होते हैं इसमें हमें राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक सामग्री भी प्राप्त होती है। यही कारण है कि इन्हें प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत माना गया है। प्राचीन भारत का स्रोत क्यों माना गया है, क्योंकि इसमें हमें उस टाइम पीरियड की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक इन सभी के बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती हैं।
अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इन धार्मिक ग्रंथों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया। अब हम पूरे ही जो पढ़ेंगे उसको 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे, जो कि अध्ययन की सुविधा के लिए हमें डिवाइड किया गया था कि 3 भागों में डिवाइड करके अच्छे से पढ़ा जाए इसको। तो एक होता है ब्राह्मण ग्रंथ। पहले ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में पढ़ेंगे कि उस टाइम पीरियड के ब्राह्मण ग्रंथ में कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए, क्या क्या आया था। फिर बौद्ध धर्म जो प्रचलित था उस टाइम के बौद्ध धर्म के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। फिर जैन धर्म, उस टाइम का जो जैन धर्म था उसके बारे में पढ़ते हैं, और उनके आदि ग्रंथों के बारे में भी हम लोग जानेंगे। चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहला टॉपिक आता है हम लोग का ब्राह्मण ग्रंथ यानी कि वो ब्राह्मण ग्रंथ एक धार्मिक ग्रंथ था, इसलिए यहाँ पर ब्राह्मण धार्मिक ग्रंथ लिखा है। अब देखते हैं कि ब्राह्मण धार्मिक ग्रंथ होता क्या था। प्राचीन भारत के ब्राह्मण ग्रंथों में, अब प्राचीन भारत जो था उस समय के जो ब्राह्मण ग्रंथ थे उसमें कुछ वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, सूत, पुराण, वेदांग, स्मृतियाँ और महाकाव्य सर्व आदि प्रमुख होते हैं जो हमको पढ़ना है इस अध्याय में। आगे बढ़ते हैं। पहला टॉपिक हमारा है वेद। तो वेद के बारे में जानेंगे कि वेद क्या है। ब्राह्मण धार्मिक ग्रंथों में वेदों का प्रथम स्थान है। जो ब्राह्मण धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें वेद सबसे पहला है, क्योंकि वेदों को सर्वोपरि सबसे प्राचीन माना गया है। वेद की गणना विश्व साहित्य के प्राचीनतम ग्रंथ के रूप में माना जाता है। मतलब ये जो है सबसे प्राचीन ग्रंथ है और सबसे प्राचीनतम ग्रंथ के रूप में इसको माना जाता है। वेद विश्व का प्रथम रचना है। वेद विश्व का सबसे प्रथम रचना है। वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। प्राचीन भारतीय ऋषि थे, ऋषियों का ज्ञान वेद में समाहित होता है। अब वेद में होता क्या है, तो जो प्राचीन भारतीय इतिहास के जो ऋषि लोग थे, महर्षि, इन सभी को जो ज्ञान था, उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था, उन्होंने इन वेदों में उनको लिख करके समाहित कर दिया है। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन सी? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इनमें ऋग्वेद अर्थात इनमें जो ऋग्वेद है सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। ऋग्वेद क्या है? सबसे प्राचीनतम ग्रंथ। और इसका रचनाकाल, जो वेदों का रचनाकाल रहा है, वो लगभग माना जाता है कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व। कितना? 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व, यानी कि BC, ये माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। यद्यपि वेद धार्मिक ग्रंथ हैं, यद्यपि वेद आपको जानते हैं कि उस समय धर्म की प्रबल मात्रा रही है, तो इसलिए जो भी साहित्य ग्रंथ मिले वो धार्मिक ही ग्रंथ थे। फिर भी इनमें तत्कालीन आर्यों के समूहों के प्रसार, अर्थात ये जो वेद है, वेदों में ना हमें आर्यों के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं कि उस टाइम के आर्य जो थे उनकी स्थिति क्या थी, उनकी जो राजनीतिक स्थिति, सामाजिक संगठन क्या थे और संघर्ष कैसा रहा, और उनके जो समूह थे उनका प्रसार कितना था, आर्थिक जीवन के बारे में, स्वरूप, धार्मिक अवस्था के बारे में पर्याप्त उल्लेख मिलते हैं। हमें वेदों में आर्यों के बारे में जानने को मिलता है। आगे चलते हैं, दूसरा देखते हैं ब्राह्मण। दूसरा क्या है हमारा? ब्राह्मण। अगला टॉपिक है हमारा ब्राह्मण। इन ग्रंथों में आर्यों की यज्ञ क्रिया, अर्थात जो ब्राह्मण ग्रंथ थे उसमें हमें आर्य वेदों में हमें आर्यों के बारे में पता चलता है, और ब्राह्मण में आगे आते हैं तो जो आर्य के यज्ञ या पूजा पाठ की क्रियाएं थी उसके बारे में वर्णन मिलता है। और ब्रह्म, मतलब ब्राह्मण में ब्रह्म का अर्थ होता है यज्ञ, इसीलिए हमें इसमें यज्ञों का वर्णन मिलता है। अतः यज्ञ संबंधी इस साहित्य को ब्राह्मण साहित्य या ब्राह्मण कहा गया है। इसमें इसी कारण इसको ब्राह्मण साहित्य या ब्राह्मण कहा गया है। ये गद्य में होते हैं। जो ये ग्रंथ हैं वो गद्य पद्धति में होते हैं। इनकी रचना का आधार वेद ऐत्रेय, वात्स्यायन, पंचवीस और गोपथ कुछ मुख्य ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ये जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं इनमें वेद ऐत्रेय, वात्स्यायन, पंचवीस और गोपथ, ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रंथ हैं ब्राह्मण ग्रंथ में।
यद्यपि ब्राह्मण ग्रंथों का संबंध यज्ञों के कर्मकांडों से है, फिर भी इनमें तत्कालिक समाज तथा धार्मिक विचारों की महत्वपूर्ण सामग्री प्राप्त होता है। इसमें यज्ञों के साथ जो यज्ञ की क्रिया है उसके वर्णन के साथ साथ हमें तत्कालीन समाज, उस समय का जो तत्कालिक समाज था उसके बारे में भी, और उस समय के जो धार्मिक विचार थे, उस टाइम पीरियड में धार्मिक विचार चल रहे थे, धर्म के प्रचार या प्रसार जो भी चल रहा था उसकी सामग्री भी हमें इसमें देखने को मिलती है। आगे चलते हैं आरण्यक। आरण्यक में आरण्यक शब्द का अर्थ होता है वन। आरण्यक शब्द का अर्थ होता है वन। चूँकि इन ग्रंथों का अध्ययन वन में किया गया था इसलिए इसको आरण्यक कहा गया। यही कारण यहाँ पे देखिए वन बोला है, या तो जंगल बोल दीजिए या तो वन बोल दीजिए, कोई भी मायने नहीं रखता, आप जैसे भी इसको लिख सकते हैं, परंतु अब जानिएगा कि आरण्यक शब्द का अर्थ होता है जंगल या वन। यही कारण रहा है कि इन्हें आरण्यक कहा गया। इन ग्रंथों में यज्ञवाद के स्थान पर चिंतनशील ज्ञान की स्थापना की गई है। जो यज्ञवाद ज्ञान था कि यज्ञ के क्रियाविधि और नियम कानून इनके स्थान पर चिंतनशील ज्ञान का स्थापना किया गया। संख्या की दृष्टि से आरण्यक 7 हैं। ये देखिए इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिएगा। संख्या की दृष्टि से आरण्यक 7 हैं। कितने हैं आरण्यक? 7। ऐतरेय, शाखायन, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, याध्यंतिन, बृहदारण्यक और तलवाकर। देखिए यहाँ पे 7 प्रकार हैं। कौन कौन से? ऐतरेय है, शाखायन है, तैत्तिरीय है, मैत्रायणी है, फिर याध्यंतिन, बृहदारण्यक और तलवकार। इन सब का उच्चारण अच्छे से करके याद कीजिएगा क्योंकि इसको पढ़ने में बहुत ही दिक्कत आ रही है हमको भी, और उम्मीद करता हूँ कि आपको न आए। तो ये कुछ आरण्यक ग्रंथ रहे हैं। आगे चलते हैं। उपनिषद। उपनिषद शब्द का अर्थ होता है कि समीप बैठना। उपनिषद शब्द का अर्थ क्या होता है? समीप बैठना। इन ग्रंथों में दर्शन तथा अध्यात्म का गंभीर चिंतन किया गया है। ये जो उपनिषद है, उपनिषद में हमें दर्शन के बारे में और अध्यात्म के बारे में अत्यधिक, मतलब कि इसमें परमात्मा आत्मा के बारे में हमको ज्ञान प्राप्त होता है। इसका मुख्य विषय ज्ञान की जिज्ञासा। इसका मुख्य विषय क्या था? ज्ञान की जिज्ञासा और परम ब्रह्म यानी कि आत्मा को परमात्मा से मेल कराने का उपाय इन सब में उपस्थित है। उपनिषदों को ब्रह्म विद्या भी कहा जाता है। अब इसको ब्रह्म विद्या क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके द्वारा ही हम लोग आत्मा परमात्मा को जान पाते हैं, तो इसलिए ये माना जाता है कि एक ब्रह्म की विद्या है। उपनिषदों में ईश्वरवास्य अर्थात ईश्वर में ईश्वर से प्रति जो लगाव होता है उसके बारे में अध्ययन प्राप्त होता है। फिर केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, श्वेताश्वर, इसमें आता है श्वेताश्वतर, फिर छंदोग्य, बृहदारण्यक और कौशितकी उपनिषद सर्व प्रमुख हैं। कुछ ऐसे उपनिषद जो कि अत्यधिक इम्पोर्टेंट है, तो उसमें आता है ईश्वास्य, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, श्वेताश्वतर, छंदोग्य, बृहदारण्यक एवं कौशितकी उपनिषद मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। सूत्र साहित्य। सूत्र साहित्य में हम लोग देखते हैं कि सूत्र साहित्य के 3 भाग होते हैं। सूत्र साहित्य के 3 भाग होते हैं। एक होता है कल्प सूत्र, एक होता है गृह सूत्र, एक होता है धर्म सूत्र। कल्प सूत्रों में यज्ञों का विधि विधान दिया गया है, यानी कि कल्प सूत्र में हमें यज्ञों के नियम कानून के बारे में अध्ययन करना होता है। गृह सूत्र में मनुष्यों के लौकिक और परलौकिक कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। गृह सूत्र में हमें गृह का मतलब होता है घर, और सूत्र मतलब उससे रिलेटेड जो सूत्र रहे होंगे, यानी कि हमें घर से रिलेटेड, यानी कि मनुष्य के लौकिक परलौकिक मतलब उनका यहाँ पर और मरने के बाद जो परलौकिक कर्तव्य होते हैं उनके बारे में अध्ययन करना होता है। जबकि धर्म सूत्रों में मनुष्य के विभिन्न धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक अधिकारों का कर्तव्यों का वर्णन मिलता है, यानी कि हमें धर्म के प्रति जो
हमारा अधिकार है, समाज के प्रति जो अधिकार है, और राजनीतिक मतलब राजनीति के प्रति जो हमारा कर्तव्य है, अधिकार है, उनके बारे में हमें पढ़ने को मिलता है। कल्प सूत्रों के अंतर्गत स्रोत सूत्र हैं। जो कल्प सूत्र है उसके अंतर्गत हम लोग स्रोत सूत्र पढ़ते हैं। स्रोत का अर्थ होता है यज्ञ, यानी कि स्रोत का अर्थ होता है यज्ञ से रिलेटेड जो नियम कानून होंगे उसके बारे में पढ़ते हैं। इन्हीं स्रोत सूत्रों के अंतर्गत शुल्व सूत्र है, जिनमें वेदिक के निर्माण की व्याख्या की गई है। आगे बढ़ते हैं। वेदांग प्राचीन इतिहास के स्रोत हैं, क्योंकि इनको वेदों का ही अंग माना गया है, इसलिए इनको वेदांग कहा गया, जिनकी संख्या 6 है और ये वेदों के संबंधित हैं, अर्थात एक प्रकार से ये किसी न किसी प्रकार वेद से संबंधित हैं। यही कारण है कि इन्हें वेदों का अंग या वेदांग कहा गया है। वेद से संबंधित है इसीलिए इन्हें वेदांग कहा गया है। इनके अंतर्गत शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, जो ज्योतिष होता है, एक ज्योतिष विद्या होती है, वो आते हैं। ये सभी 6 वेदांग होते हैं। इनकी सहायता से वेदों को बड़ी सरलता के साथ समझा जा सकता है। ये जो वेदांग है, इनकी सहायता से हम लोग वेदों को आसानी से समझ सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि पाणिनि का अष्टाध्यायी, जो पाणिनि का अष्टाध्यायी ग्रंथ है वह एक व्याकरण ग्रंथ है। पाणिनि का जो अष्टाध्यायी है वह एक व्याकरण ग्रंथ है। इसमें 18 अध्याय और 3863 सूत्र हैं। जो इसमें 18 अध्याय और 3863 सूत्र हैं। अष्टाध्यायी के संबंध में कात्यायन ने वार्ति बनाए। अष्टाध्यायी के संबंध में कात्यायन ने वार्तिक बनाए। कालांतर में पतंजलि ने पाणिनि के सूत्रों और कात्यायन के वार्तिकों को स्पष्ट करने के लिए महाभाष्य की रचना की। अब देखिए यहाँ पे पाणिनि जो थे, पाणिनि ने कार्तिकों और कात्यायनों की जो पूर्ण रूप से समझाने के लिए महाभाष्य की रचना की। इन्होंने फिर एक महाभाष्य की रचना की, जिसके आधार पर हम लोग कात्यायन को और वार्तिकों को समझ सकें, जिससे कि हम उसको और आसानी से पढ़ सकें। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार व्याकरण के क्षेत्र में पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि मुख्य आधार हैं। व्याकरण के क्षेत्र में मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, ये जो मुख्य आधार थे व्याकरण के क्षेत्र में। फिर निरुक्त के क्षेत्र में पढ़ते हैं। निरुक्त की रचना यास्क ने की थी, जिसमें 12 अध्याय हैं। इसमें वैदिक शब्दों की व्याख्या की गई है। अब जो निरुक्त है उसमें वैदिक शब्द, कुछ वैद से रिलेटेड वैदिक शब्द आते हैं जो कि उसमें व्याख्या की गई है। फिर आते हैं, आगे बढ़ते हैं छंद शास्त्र के बारे में। तो छंद शास्त्र के रचनाकार होते हैं आचार्य पिंगल जी। छंद शास्त्र को आचार्य पिंगल ने लिखा है। ज्योतिष के क्षेत्र में देखते हैं तो ज्योतिष के क्षेत्र में आर्यभट्ट, लल, वराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त, मुंजाल, भास्कराचार्य के ग्रंथों का मुख्य स्थान है। इन्होंने ज्योतिष के बारे में लिखी है। भास्कराचार्य, इनके कुछ ग्रंथों का मुख्य स्थान रहा है इसमें। फिर आगे बढ़ते हैं। वैदिक स्वरों के शुद्ध उच्चारण के लिए शिक्षा का निर्माण हुआ। अब कुछ वैदिक स्वरों को जो शुद्ध बोलना हो, शुद्ध उच्चारण करना हो, इसीलिए इस शिक्षा का निर्माण किया गया, जिससे कि जो इतिहासकार हैं वो शुद्ध इसको उच्चारण कर सकें। प्रत्येक वेद के लिए पृथक शिक्षा दी, मतलब इसमें दिया गया है कि प्रत्येक वेद, जितना भी वेद है, इसके लिए पृथक जो से शिक्षा दिया गया। अब आगे देखेंगे स्मृति साहित्य, महाकाव्य आदि अगले वीडियो में। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे जिस भी सब्जेक्ट की आपको वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको इस